गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, ये है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का ही टॉपिक है, क्लास 7th चैप्टर 1 दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर का ये एक पार्ट है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इस टॉपिक के अंदर लिखा क्या है। तो शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occur over the period। यानी कि 700 से लेके 1750 का जो समय था, ये एक ऐसा समय था जिसको पढ़ने में या जिसको समझने में, जिसकी हिस्ट्री को समझने में हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। उस समय के हिस्ट्री को समझना हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये क्यों रहा है, ये अभी हम जानते हैं। ये इसलिए रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। यानी कि 700 से 1750 का जो समय है, इसमें इंडिया में लार्ज स्केल पर और वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। भारत में इस समय पे बहुत ही लंबे स्तर पे डेवलपमेंट हुआ था और वैरायटी, डेवलपमेंट्स में भी वैरायटी देखी गई थी। तरह तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो शायद इंडियन सोच भी नहीं सकते थे। उस तरह मतलब बहुत वैरायटी में डेवलपमेंट्स हो रहे थे और जो स्केल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। जैसे कि at different moments in this period new technologies made their appearance। हर एक अलग अलग वक्त पर एक टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की सामने आ रही थी। जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन इरिगेशन में लोग पर्शियन व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया था लोगों ने। जैसे कि अभी मैं आपको एक फ़ोटो शो करती हूँ, तब आपको मैं कंप्लीट अच्छी तरीके से उसको दिखाऊंगी। ये पर्शियन व्हील की एक इमेज है। इसको मैं समझाती हूँ आपको कि इस पूरे व्हील का कैसे इरिगेशन में यूज़ होता है। वेट, तो ये एक व्हील है, ठीक है। बीच में स्पोक्स बना देते हैं। यहाँ पे बकेट्स को टाई किया जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जैसे बकेट्स टाई किए जाते हैं। और यहाँ पे रिवर्स के ऊपर ये बनाया जाता है। और क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज मोशन में मूव करती है, ठीक है। जैसे ही बकेट रिवर के पास आता है, बकेट पूरी रिवर्स वाटर से फिल हो जाती है, फिर ये आगे मूव हो जाता है। जैसे ये आगे मूव होता है, फिर इसका सारा पानी, जैसे ये इस पोजीशन पे आता है तो सारा पानी नीचे चला जाता है। जिस जगह पे सारा पानी गिरता है वहाँ पे लोग क्या करते थे, एक छोटी सी लेन बना देते थे। लेन में सारा पानी चला जाता था और फिर उसी लेन में पाइप के थ्रू लोगों के फील्ड्स पे पानी चला जाता था, जिससे कि उनका पूरा फील्ड इरिगेट हो जाता था, ठीक है। इरिगेशन इसी से उनका हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से वो लोग पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे इरिगेशन में। क्लियर? अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है द स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग। स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा। चरखे का यूज किया जाता था वीविंग यानी कि धागा काटने में, ठीक है। और ये स्पाइनिंग व्हील का भी कब यूज हुआ, मतलब कब इन्वेंशन हुआ था, या कब आए थे, 700 से लेके 1750 के टाइम के बीच में। और लड़ाई झगड़ों में यानी कि वॉर्स के टाइम में भी फायर आर्म्स का यूज होने लग गया था। फायर आर्म्स यानी पिस्टल या राइफल। पहले पिस्टल या राइफल यूज नहीं होते थे। वो लोग ज़्यादातर तीरों का यूज़ करते थे, तलवारों का यूज़ करते थे, भालों का यूज़ करते थे। पर 700 से 1750 के टाइम के बीच में पिस्टल्स लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था और राइफल लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था। आगे न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। खाने में भी अलग अलग वैरायटी देखी गई थी, बहुत तरह तरह की वैरायटी भी आ गई थी। वो सारी चीज़ें जो इंडिया में लोग नहीं खाते थे या लोगों ने नहीं देखा था इस समय पे, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से हमारे देश में आ गई थी। जैसे
पोटैटो, पोटैटो इंडिया का नहीं है, बाहर से आया है। कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका इन्वेंशन कह सकते हैं, या ये सारी चीज़ें 700 to 1750 के वक्त इंडिया में खानी शुरू हो गई थी और लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, या इस समय पे ये सारी चीज़ें आई थी। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि रिमेंबर ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप, ये सारी चीज़ें कोई लेकर, मतलब कुछ लोग लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही इंडिया में अचानक से कुछ इन्वेंट हो गया या जादू हो गया या ये सारी चीज़ें बन गई, नहीं, किसी ने इंडिया में एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ है, किसी ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, इंडिया में किसी ने क्रिएट नहीं किया है। ये सारी चीज़ें, चाहे वो पर्शियन व्हील हो, चाहे वो स्पाइनिंग व्हील हो, चाहे वो फायर आर्म्स हो, चाहे वो ये सारे फूड्स और बेवरेजेस हो, ये सारी चीज़ें लोग जो कि दूसरे देश से हमारे भारत में आते थे, उन सब के साथ ये सारी चीज़ें आई हैं और उनको देखकर हमने वो सारी चीज़ें अपनाई हैं और यूज़ करना शुरू किया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। ये एक ऐसा समय था, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समय था कि जिसमें हमारे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों में, ये सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं बदलाव आए थे, यानी कि चेंजेस आए थे, ठीक है। इन चेंजेस के बारे में डीप में हम चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि इन सब में किस तरीके से चेंजेस आए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in the search of opportunity. ये एक ऐसा समय था जिसमें कि लोग हमारे देश में आते थे और हमारे देश से भी कुछ लोग दूसरे देशों में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए ट्रैवल करते थे अपॉर्चुनिटी के सर्च में, जहां उनको अच्छा अपना काम मिल जाता था या जहाँ उनको लगता था कि हाँ, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अर्न कर सकता हूँ, तो वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते थे। जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो वहीं पर सेटल डाउन हो जाते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। इंडिया हमेशा से ही लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का जगह बन के रहा। हमेशा लोग इंडिया ने हमेशा सब लोगों को बहुत तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है और यहाँ पे इतना वेल्थ है और इतना ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई भी लोग आएंगे और यहाँ पर सेटल होंगे तो उनको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ के इमेंस वेल्थ को देखकर, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को देख के फॉरेन कंट्रीज से लोग आते थे और यहाँ पर काम करते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स। इस समय में एक ग्रुप ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, वो थे राजपूत्स। राजपूत एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि इस समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेट करते थे, ठीक है। ये राजपूत वर्ड किससे डराइव हुआ है? राजपुत्र से डराइव हुआ है, निकला है, जिसका मतलब होता है, राजपुत्र का मतलब होता है हिंदी में राजा का बेटा, द सन ऑफ अ रूलर, ठीक है। Between the 18th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. 8th और 14th century, 8th century से शुरू होके 14th century में राजपुत्र का वर्ड, इस वर्ड का यूज उन्हीं लोगों के लिए किया जाता था जो कि वॉरियर्स होते थे, ठीक है। और उनका कास्ट क्या होता था? क्षत्रिय होता था। एक तो उनका कास्ट स्टेटस क्षत्रिय होता था और दूसरे वो वॉरियर्स होते थे। सिर्फ वो लोग जो वॉरियर्स हों और क्षत्रिय हों उन्हीं के लिए राजपुत्र यूज किया जाता था, अदरवाइज किसी के लिए भी यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies all over the subcontinent। यानी कि ये सिर्फ रूलर्स के लिए या मंत्रियों के लिए ही यूज नहीं होता था, बल्कि
सिपाहियों के लिए और कमांडर्स के लिए, जो उनको कमांड करते थे, सारे सोल्जर्स के जो मेन मंत्री होते थे जो उनको पूरा कमांड करते थे, उनके लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। और अ चिवलिक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इनका इन राजपूत्स का एक अलग ही कोड था। इनका क्या कोड था कि ये लोग एक्सट्रीम वेलर थे। एक्सट्रीम वेलर का मतलब होता है ये लोग बहुत वीर हुआ करते थे, वीरता इनमें कूट कूट के भरी होती थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वीर होते थे, इनमें बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ लॉयल्टी होती थी, ये बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ के लिए लॉयल होते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अगर ये कोई भी चीज़ ठान लेते थे या कोई भी चीज़ बोल देते थे या किसी चीज़ को प्रॉमिस कर देते थे, तो ये अपनी जान गंवा के भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करते थे। ये इनकी क्वालिटीज़ थी कि ये बहुत ज़्यादा वीर थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ये किसी से दोस्ती करते थे तो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ दोस्ती करते थे। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो राजपूत की इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ थी, ठीक है। और ये सारी क्वालिटीज़ जो उनके राज्य में पोइट्स होते थे, वही उन्होंने ही अपने पोएम्स में इन क्वालिटीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, जाट, अहम्स एंड कायस्थ, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become politically important. सिर्फ राजपूत ने इस टाइम को यूज़ नहीं किया है politically important बनने के लिए, पर कुछ और कास्ट के लोग थे और ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने इस टाइम को यूज़ किया है अपने आप को पॉलिटिकली पावरफुल बनाने में या इम्पॉर्टेंट बनाने में। उनका नाम है मराठा, सिख, जाट, अहम्स और कायस्थ। इन लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि इस समय वो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बने और लोगों को डोमिनेट कर पाएँ। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इस पीरियड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को हटाया गया, बहुत मतलब हर जगह को फॉरेस्ट को मतलब जहाँ पे भी फॉरेस्ट हुआ करते थे उसको पूरा क्लियर कर दिया गया और उन जगहों पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। लोगों ने खेती शुरू कर दी, फॉरेस्ट को हटाते गए और वहाँ पर उन्होंने खेती शुरू कर दी। ये चेंज इतना फास्टर था, चेंज इज फास्टर मतलब इतने तरीके मतलब इतना ज़्यादा फास्टर था एंड मोर कंप्लीट, मतलब पूरे तुरंत एक एरिया बदलने में देर नहीं लगती थी कि कब वो फॉरेस्ट बना और कब वो फॉरेस्ट से चेंज होकर एग्रीकल्चर लैंड बन गया, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो जब फॉरेस्ट को हटाया जाता था तो उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि बहुत तरह के ट्राइब्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहा करते हैं, ठीक है। इनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है वो लोग जिनका घर फॉरेस्ट में ही होता है, ठीक है। इनका बेसिकली ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट में चीज़ों को काट के या जैसे पत्ते काट के या वुड काट के या वहाँ के हर्ब्स और शब्स को काट के या मेडिसिन कुछ भी उनको क्या होता है कि कंप्लीट नॉलेज होता है फॉरेस्ट के बारे में। तो वो फॉरेस्ट की चीज़ों को ही यूज़ करके अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं और उन्हीं को यूज़ करके वो जाकर सेल करते हैं और अर्न करते हैं। यही उनका मेन काम होता है। तो जब फॉरेस्ट को हटाया गया तो इनका ऑब्वियस है कि उनका घर भी ख़त्म हो गया। तो जब घर ख़त्म हो गया तो ये मजबूर हो गए कि उस जगह को उन्होंने छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले गए और जिन लोगों ने उस जगह को खाली किया था वहाँ पे उन लोगों ने लैंड की टिलिंग शुरू कर दी और वहाँ के लोग क्या बन गए, पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स बन गए, ठीक है। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये जो peasants ये जो नए farmers बने थे, इन farmer का ग्रुप ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होता था, इनको कौन दबा के रखता था, जो जिस मार्केट में जाकर वो लोग अपना सामान यानी कि अपने क्रॉप्स को सेल करते थे, उनका दबाव इन पे बना था। उन पे ये लोग प्रोडक्ट अपना लेके तो जाते थे पर जिस हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए वो नहीं दिया करते थे। जो चीफ्टेंस थे वो भी उन लोगों को डोमिनेट करके रखते थे, कम पैसे में उनके क्रॉप्स को खरीद लेते थे। जो साधु संत मतलब प्रीस्ट होते थे उनका ये होता था कि हम राजा के वहाँ पे प्रीस्ट हैं और हम बहुत पावरफुल हैं तो हम जो कहेंगे वो आप मानेंगे। मोनेस्ट्रीज मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमेशा इन पीजेंट्स को डोमिनेट करके रखती थी, दबा के रखती थी।
They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट तो बन गए थे जिन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, और जो उनके ऊपर जो लॉर्ड होते थे यानी कि उनके ऊपर जो लोग होते थे, जैसे कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ के ज़मींदार कह सकते हैं, या जो भी उस एरिया को कंट्रोल करते थे, क्या होता था कि उनको जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको देना पड़ता था, ऑफर करना पड़ता था, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स। इसकी वजह से क्या हो गया कि इकोनॉमिकली भी डिफरेंस आ गया लोगों में और सोशली भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। छोटे बड़े का भेदभाव होने लग गया, पैसे में भी भेदभाव होने लगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते गए और कुछ लोग गरीब से गरीब होते गए। Some possessed more productive lands, others kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. कुछ लोगों ने और प्रोडक्शन शुरू कर दिया और लैंड लेने लग गए और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। कुछ लोग क्या करने लग गए कि जब उनके लैंड में अच्छी तरीके से प्रोडक्शन नहीं होने लग गई, उनको प्रॉफिट नहीं होने लग गया, तो उन लोगों ने गाय बैल चराना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने क्या किया, जब उनके पास कुछ ऐसे सीजन होते थे जब वो लोग खेती का टाइम नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, आर्टिसनल काम करते थे, यानी कि लकड़ी का काम, जैसे चेयर बनाना, बेड बनाना, कुछ भी कारीगरी का काम किया करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, इसी की वजह से, इन सारे कामों की वजह से और सोशल डिफरेंस की वजह से हमारे समाज में डिफरेंशिएट यानी कि बदलाव आने लग गया, भेदभाव आने लग गया। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति, इसी की वजह से, मतलब ये जो भेदभाव की वजह से लोगों के बीच में कास्टों में डिफरेंस होने लग गया, जातिज आ गई और उनको रैंकिंग मिलने लग गई। किसके बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके पूर्वज कैसे हैं, उनके पूर्वज का रिलीजन क्या था, ठीक है, और उनके ऑक्यूपेशन से भी लोगों के बीच में डिफरेंस आ गया। जैसे कि जो लोग छोटा काम करते थे उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको अच्छी तरीके से डील नहीं करते थे लोग, उन लोगों को डांटते थे, और जो अच्छा जिनका ऑक्यूपेशन था, जिनको प्रॉफिट अच्छा होता था, जिनका राजा के साथ उठना बैठना था, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई, रेस्पेक्ट उनकी सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है, मतलब ऑक्यूपेशन की वजह से, कास्ट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में डिफरेंस आने लग गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ जातीज। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। रैंक कोई फिक्स नहीं थी, परमानेंटली कोई फिक्स नहीं थी कि हाँ इनकी 1 रैंकिंग है या इनकी 2 रैंकिंग है, ये बहुत ही छोटा काम करते हैं या बहुत छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनकी रैंकिंग सबसे छोटी है या सबसे कम है, ऐसा नहीं था, कोई परमानेंट फिक्स नहीं था। बट हाँ ये था कि बीच में डिफरेंस तो बहुत आ गए थे, ठीक है। और चेंजेस थे किसकी वजह से, उनके पावर की वजह से, कि उनके हाथ में कितनी पावर, वो कितने पावरफुल हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, उनका दबदबा कितना है लोगों के बीच में, उनके पास पावर्स कितनी है, उनके पास रिसोर्सेज यानी कि उनके पास पैसा कितना है, ठीक है। और इन सबको कौन कंट्रोल करता था, मेंबर ऑफ द जातीज। वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इनके बीच में चेंजेस कैसे आए, पावर की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से और रिसोर्सेज की वजह से। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और हर जाति का स्टेटस हर एरिया में डिफरेंट था। अगर मान लीजिए इस एरिया में हमारे पास कोई कास्ट है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एरिया में भी उस कास्ट का इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। तो वो उनके पावर पे डिपेंड करता है कि उनके पास उस एरिया में पावरफुल है कि नहीं वो कास्ट, या उनका कितना दबदबा है लोगों के बीच में, या वो अमीर है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उनके पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज पे डिपेंड करता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जातीज थी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल थे, एक ही जाति के लोग थे, वो क्या करते थे, वो लोग अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस बना देते थे और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते थे उसको फॉलो किया करते थे, ठीक है। हर जाति का अपना अपना रूल और रेगुलेशन होता था। ये क्यों हुआ, अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद
क्यों बनाने शुरू किए? डिफरेंसेस की वजह से। अगर ये सब जाति एक साथ होते तो क्या पता ये अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाते। हर जाति अपने 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 कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी और उस जाति में रहने वाले हर एक मेंबर उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता था। ठीक है, दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ मेंबर्स। इनको लागू कौन करता था, इन्फोर्स कौन करता था? जो एल्डर मेंबर्स होते थे, मतलब जो कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब एल्डर या बूढ़े जो लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे फैमिलीज में या उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स में जो सबसे ज़्यादा एल्डर होते थे यानी कि बड़े होते थे, वो इन सारे रूल्स को इन्फोर्स किया करते थे, यानी कि लोगों को बताते थे और कहते थे कि इन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, डिस्क्राइब इन दीज एरियाज एज जाति पंचायत। वो लोग कहाँ पे ये सारी बातों को बोलते थे और इन्फोर्स करने के लिए बोलते थे? जाति पंचायत में। उनकी एक पंचायत होती थी जिसको जाति पंचायत बोलते हैं, वहीं पे वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे और उसी जगह पर उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवाते थे। ठीक है, बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। ये नहीं था कि जिस गाँव में वो लोग रह रहे हैं उनके चीज़ों को फॉलो ही ना करें, उन्हें अपने जाति में बने हुए रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो करना है और जिस गांव में वो लोग रह रहे हैं उस गांव के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको भी फॉलो करना है। ये ऐसा वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं अपने विलेज में बने हुए रूल्स को। ठीक है, उनको दोनों फॉलो करना है। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफटेन। बहुत सारे विलेजेस को कौन गवर्न करते थे? मंत्री गवर्न करते थे, या कह सकते हैं मुखिया गवर्न करते थे। ठीक है, टुगेदर दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अगर इन सबको एक साथ लगा ले तो ये एक राज्य के एक छोटा सा यूनिट था, एक छोटा सा हिस्सा था। ठीक है, पर इस छोटे से हिस्से में भी क्या होता था? अलग अलग जाति थी। ठीक है, इस छोटे से हिस्से में भी क्या था? अलग अलग जाति थी जिसके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस थे। ठीक है, और जिस यूनिट में यानी कि जिस विलेज में ये लोग रह रहे हैं उसके भी रूल्स और रेगुलेशंस थे। कहने के लिए तो एक छोटा सा यूनिट है पर इसमें जातीज भी आती हैं और ये सारी जाति मिलकर क्या बनाते थे? गांव बनाते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरीके से देखें, एक एक चीज़ को ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें और अगर कोई भी डाउट हो, चाहे कोई वर्ड हो में डाउट हो या कोई सेंटेंस में डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछें। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।